हम लोग सीटेट के लिए सोशल साइंस का एमसीक्यू करने वाले हैं इतिहास से। फर्स्ट सवाल है, आज से लगभग कितने साल पहले चरक नाम के वैध हुए? ऑप्शन है 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले। तो चरक नाम के जो वैध हुए वो हुए हैं 2000 साल पहले। अगला सवाल है, चरक ने चिकित्सा शास्त्र पर कौन सी पुस्तक लिखी है? सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, निरोग संहिता या आयुर्वेद संहिता? चरक ने चिकित्सा शास्त्र पर लिखी है चरक संहिता। अगला सवाल है, चरक ने मनुष्य के शरीर में उपस्थित कितनी हड्डियों का जिक्र किया है? 160, 260, 360, 460? चरक ने मनुष्य के शरीर में उपस्थित 360 हड्डियों का जिक्र किया है। अगला सवाल है, आधुनिक शरीर रचना विज्ञान हड्डियों की कितनी संख्या को बताता है? 106, 206, 306, 406? आधुनिक शरीर रचना विज्ञान 206 हड्डियों की संख्या को बताता है। अगला सवाल है, चरक ने किन अतिरिक्त हड्डियों को जोड़कर अपनी संख्या बताई थी? दांत की हड्डियाँ, हड्डियों की जोड़, कार्टिलेज, उपरोसवी? चरक ने इन तीनों हड्डियों को जोड़कर 360 की संख्या को बताया था। अगला सवाल है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को निम्न में से किसके बीज नहीं मिले हैं? गेहूँ, जौ, चावल, मक्का? इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है, पुरातत्वविदों को मक्का के बीज नहीं मिले और गेहूँ, जौ, चावल सबके बीज मिले हैं। अगला सवाल है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को निम्न में से किस जानवर की हड्डी नहीं मिली है? घड़ियाल, खरहा, गिलहरी, केकड़ा? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गिलहरी की हड्डी नहीं मिली है, बाकी घड़ियाल, खरहा और केकड़ा की हड्डी मिली है। अगला सवाल है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को निम्न में से कौन सी रसभरी प्राप्त हुई है? बेर, खजूर, आंवला, उपरोसवी? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को सभी की रसभरी प्राप्त हुई है, बेर भी, खजूर भी और आंवला भी। अगला सवाल है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न होता था, राजा बाघ की खाल पर बैठता था, यज्ञ में शूद्रों के प्रवेश की मनाही थी, उपरोसवी? तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में सारा कथन सत्य है। क्या क्या सत्य है? यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित करवाते थे, राजा बाघ की खाल पर बैठता था और शूद्रों के प्रवेश की मनाही थी। अगला सवाल है, पुरातत्वविदों ने किस जनपद के बस्ती की खुदाई की? कौन से जनपद की बस्ती खुदाई की? दिल्ली में पुराना किला, मेरठ में हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, उपरोसवी? तो जनपद के तीनों बस्तियों की खुदाई हुई है, तीनों जगह, दिल्ली में पुराना किला, मेरठ में हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, सभी जगह जनपद के बस्तियों की खुदाई की गई है। अगला सवाल है, जनपद काल के काल में लोग किस फसल को उगाते थे? चावल तथा गेहूँ, धान तथा जौ, दाल तथा सरसों, उपरोसवी? तो जनपद के काल में लोग सारे फसलों को उगाते थे। क्या क्या था? चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, सरसों सभी उगाते थे। अगला सवाल है, जनपद काल के बर्तनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कि कुछ धूसर तथा कुछ लाल रंग के थे, इन्हें चित्रित धूसर पात कहा जाता है, ये सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकारों के रूप में हैं। जनपद काल के बर्तनों के बारे में सारे कथन सत्य हैं, कुछ धूसर थे और कुछ लाल थे, इन्हें चित्रित धूसर पात कहा जाता है, ये सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकारों के रूप में हैं। अगला सवाल है, महाजनपदों का उदय लगभग कितने साल पहले हुआ? 1500 साल पहले, 2500 साल पहले, 3500 साल पहले, 4500 साल पहले? महाजनपदों का उदय लगभग 2500 साल पहले हुआ है। अगला सवाल है, जनपद काल में सिपाहियों को नियमित वेतन किस रूप में दिया जाता था? अनाज के रूप में, सोने के रूप में, आहत सिक्कों के रूप में या चांदी के सिक्कों के रूप में? तो जनपद काल में सिपाहियों को आहत सिक्कों के रूप में वेतन दिया जाता था। अगला सवाल है, महाजनपद काल में इनमें से कौन सा कर नहीं लिया जाता था? फसलों पर कर, कारीगरों पर कर, पुरोहितों पर कर, आकेठकों पर कर? महाजनपद काल में पुरोहितों पर कर नहीं लिया जाता था। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।